आपके यहाँ बीजेपी आगे ज़रूर चल रही है हरियाणा में, लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर उभरी है। अनिल विज पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से और कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ। अगर आपकी पार्टी सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री सुनील सैनी के अलावा कोई और भी हो सकता है क्या? नायब सैनी के अलावा नायब सैनी के अलावा जी देखिए जी, नमस्ते मेरी सबको राम राम। और बहुत अच्छा, हम बड़े खुश हैं इस बात से जितना कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति करने की कोशिश करी, वहाँ पर हर तरीके का उन्होंने बंटवारा करने की कोशिश करी, कभी किसानों के नाम पे, कभी जात पात के नाम पे, कभी बेटियों के नाम पे। अब जनता ने एक सबूत दे दिया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ विकास की बात करती है, विकास के बारे में वोट करती है और अच्छी साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त परिवारवाद मुक्त सरकार की बात करती है और उसी को सपोर्ट करना चाहती है। ये जनता ने हरियाणा में दिखा दिया है। और रही बात जो आपने मुझसे पूछा कि कौन रहेंगे, देखिए ये बात तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करते हैं और उनके आगे हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे जितने पदाधिकारी हैं वहाँ पर, जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं और जितने हमारे लोग हैं, वो सारे अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। नायब सिंह जी की सरकार में हमने देखा बहुत अच्छा काम किया है और वही चलता रहेगा तो भी बहुत अच्छा है। और बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी हम तो उसी के साथ है। लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस को जिस तरह से पटकनी दे रही है वहाँ पर हरियाणा की जनता ने दिया है, वो सब लोग देखेंगे। टुवर्ड्स द एंड इट्स अ क्लियर मैंडेट। बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाएगी और क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। जितना भी ये जोड़ तोड़ कर ले, हमने इंडी गठबंधन में देखा है शुरुआत से, जब से इंडी गठबंधन बना है हमेशा इन्होंने कहीं साथ रहे हैं और कहीं टूट के रहे हैं। कभी इन्होंने अपने आप एक साथ इन्होंने साथ में बैठ के काम करा है, कभी ये लोग अलग अलग अपनी राजनीति कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी राजनीति कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं। वो सब कुछ सामने जनता ने देखा है, जनता सामने लेके आ रही है और वहाँ पर विकास को जनता ने प्राथमिकता दी है। ये लोकतंत्र की जीत होगी, बीजेपी क्लियर मैंडेट से जीतेगी। जी अजय उपाध्याय जी, उम्मीदें धुंधली हो रही हैं आपकी, क्योंकि अभी जो ताज़ा वोट शेयर आया है हरियाणा में, वो पहले 1 घंटे पहले 4% वोट शेयर ज़्यादा था कांग्रेस का, थोड़ी देर पहले करीब 20 मिनट पहले 2% ज़्यादा था वोट शेयर, अब गिर के 1% ज़्यादा रह गया वोट शेयर। धीरे धीरे आपकी जो उम्मीद की किरण है वो धुंधली हो रही है। विकास भाई, रिजल्ट आने दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा की जनता के जो समस्याएं थी, जिस तरह सड़क से संसद तक वो लोग लड़ रहे थे, महिला किसान मजदूर जिस तरह से वहां पे परेशान थे, पहलवान बेटियों पर जिस तरह अत्याचार था, उस सबका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट में परिणाम में परिणति है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद रहेगा। परसेंटेज की बात आपने जरूर की है, 1% बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अभी तो 2% आप दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक मेजर डिफरेंस होगा और 55 से 60 सीट के बीच में हमारी जो है सीट होगी और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। 1 से 2 घंटे की प्रतीक्षा हम सबके लिए उचित है। जी बिल्कुल, 1 से 2 घंटे की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन इस बीच बहुत इंटरेस्टिंग सामने नतीजे आ रहे हैं। जुलाना सीट से विनेश फोगाट जो हैं वो पीछे चल रही हैं और इस वक्त ये भी दिख रहा है कि बीजेपी अब 48 पे है और कांग्रेस 36 पे है और कई सीटें जो हैं वहां पर मुकाबला बहुत कड़ा है। वोट शेयर का जो फासला है वो भी कम हो रहा है। अब सिर्फ 1% का वोट शेयर का फर्क रह गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आईएनएलडी को आप देखें तो 2 सीटों का फायदा हुआ है। आप लेकिन अपना खाता नहीं खोल पाई है। अभी भी जो अदर्स हैं 4 उसमें से जो हैं इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं और इस बीच हमने बहुत दिलचस्प तस्वीर देखी, हमारे सहयोगी ने दिखाई, मनोरंजन भारती ने, कि बैठे हुए हैं भूपेंद्र हुड्डा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और उनको पूरी उम्मीद है, कांग्रेस अभी भी उम्मीद में है कि वहां पर वो अच्छा करेगी। स्टूडियो में हमारे साथ नीरजा जी भी जुड़ गई हैं। नीरजा जी, कल तक जिस तरह की आंधी, सुनामी या हवा की बात कांग्रेस की थी, वो फिर वही हो रहा है कि लोग भांप नहीं पाए, या बीजेपी की जो आंधी नहीं कहूंगी लेकिन बहुत अच्छा बीजेपी कर रही है, जितनी उम्मीद नहीं थी, और कांग्रेस को जितनी उम्मीद थी उससे पीछे? आपको क्या लगा, अंडर करंट क्या था? नहीं, मुझे लगा घूमने के टाइम तो लगा कि बहुत लोग चेंज चाह रहे हैं और जाटलैंड में तो बहुत ज़बरदस्त चेंज चाह रहे हैं,
कि जाट का कंसोलिडेशन कांग्रेस के पीछे होगा, लेकिन जो रिजल्ट्स बता रहे हैं वो लगता है कि देयर इज़ एन ऑलमाइटी पुश बैक बाय नॉन जाट्स। हम लोग सोच रहे थे एंटी इनकम्बेंसी का इलेक्शन है, जी। पर ये जाट वर्सेस नॉन जाट। काउंटर पोलराइजेशन हुआ नीरज जी, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है जाटों के लास्ट मिनट against- भी दलित जो है ना, वो जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ झुका, शायद इस बार नहीं झुका। उसके कई कारण हो सकते हैं। क्या शैलजा फैक्टर ने काम किया, क्योंकि दलित इस बार जो कांग्रेस की तरफ झुक रहा था वो कहता था हमें नॉन जाट सीएम चाहिए, किसी को भी बना दो, शैलजा को बनाओ, उदय भान को बनाओ, अशोक तंवर को, जो अभी आए थे कुछ घंटों पहले। तो ये एक फियर जो था ना, डर था कि जाट शाही जो उनका कहना था वापस आ जाएगी। तो क्या इसने इतना ज़्यादा काम किया कि एंटी इनकम्बेंसी को वाइप आउट कर दिया? और वो नॉन जाट वोट पोलराइज करने में कामयाब बिल्कुल रही। पोलराइज हुआ। वो तो भाजपा की स्ट्रैटेजी थी, उसकी वजह से भाजपा जीती 2014 में, 2019 में। लेकिन इस टाइम लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी थी और कम्युनिटीज़ भी चाह रही हैं चेंज को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या लास्ट आवर्स में, लास्ट डेज में ये जो मैसिव पुशबैक दिख रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी 48 पे अगर दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन नॉन जाट्स का इन फेवर ऑफ बीजेपी हुआ है। अक्षत, वोट शेयर जरूर पिछले लोकसभा के मुकाबले देखें, इसी लोकसभा के मुकाबले देखें तो बीजेपी का ज़रूर कम हुआ है, 5 से 6% तक नीचे आया है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था, इसमें कोई दो राय नहीं, तभी वोट शेयर कम हुआ है। लेकिन क्या काउंटर पोलराइजेशन भी आप देखते हैं वहाँ पर? जो आपका पहला पॉइंट था कि वोट शेयर कम हुआ है, तो आई विल नॉट से कि ये सरकार के अगेंस्ट कोई एंगर बोलूँगा, क्योंकि लोकसभा में वोटिंग पैटर्न बहुत अलग होता है, विधानसभा में वोटिंग पैटर्न बहुत अलग होता है। तो पिछली बार भी लोकसभा में कुछ 54% बीजेपी का वोट शेयर आया था और उसके बाद विधानसभा के अंदर बीजेपी का कुछ 36% वोट शेयर आया था। तो ये हमेशा ही देखने को मिलता है कि हरियाणा में एक डिफरेंशियल वोटिंग होती है। जो आप काउंटर पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली जो सारे के सारे सर्वे वाले और पोस्टर इसको आंक नहीं पाए कहीं ना कहीं कि जितने जाट एक जगह गए उतने ही नॉन जाट एक जगह चले गए। तीसरा मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा, तो ये यूपी चुनाव के टाइम भी हमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उस टाइम फार्मर की प्रोटेस्ट चल रही थी, और पश्चिमी यूपी है जो हरियाणा से लगा हुआ है। जब चुनाव हो रहे थे और उस टाइम बीजेपी ने फार्म लॉज हटाए थे कि चलो इसको नहीं लाएंगे आगे। उसके बाद भी आप चुनाव देखते हैं तो बीजेपी 2022 के चुनाव में यूपी में वेस्टर्न यूपी जिसको बोलते हैं, जो जाट एरिया है, मेरठ वाला एरिया, बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा करके आई थी। और यहाँ भी अभी ऐसा दिख रहा है, तो जाट लैंड के अंदर भी बीजेपी बहुत ख़राब नहीं कर रही है। तो हमको समझना चाहिए, ये चीज़ ट्राई करना चाहिए कि जितना शोर होता है, जितना हम लोग मीडिया में या जितना हम लोग गए ग्राउंड में देखे, तो मे बी शोर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको ये शोर पसंद नहीं होगा। लोग पीसफुली अपना काम कर रहे होंगे, रह रहे होंगे, सरकार से फ़ायदा मिल रहा होगा और चीज़ें चल रही होंगी। उनकी मुद्दे ज़रूर होंगे महंगाई, बेरोजगारी के, बट दे वुड स्टिल बी हैप्पी। मुझे लगता है 3 चीज़ें। अदिति जी, वहाँ पर एक योजना की भी शुरुआत करने की बात कही, वायदा किया गया घोषणा पत्र में, लाडली बहना की तर्ज पर एक योजना लाने की कोशिश का ऐलान किया गया। 2000 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे। क्या ये भी फैक्टर काम कर रहा है कि महिलाओं को जेब में अगर कैश मिल रहा है, उनके अकाउंट में, खाते में पैसा आ रहा है, तो वो अपने आप को एम्पावर महसूस कर रहे हैं? तो दोनों का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का और भाजपा का, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि मैनिफेस्टो की वजह से ये हुआ है। पिछले एक हफ्ते में नॉन जाट समुदायों में मूड बहुत ड्रामेटिकली बदला है। इसका एक कारण ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, वो जाटों, जो ख़ासतौर से जो जाट कैंडिडेट हैं, वो नॉन जाट्स को बुरी तरह से जलील करते हुए दिखाए गए हैं। अब ये सही है या गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग तो मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। और इससे मेरे ख्याल से मूड, मतलब जो वर्स्ट सस्पिशंस थे और जो वर्स्ट फियर्स थे नॉन जाट्स के, वो उसमें झलक रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये जो कास्ट फैक्टर है सचिन, वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है? जाट्स जो हैं और जो नॉन जाट्स हैं, इसमें ओबीसीज हैं, एससीज हैं, अपर कास्ट है, वो पूरा जिस तरह का वोट परसेंटेज अभी दिख रहा है, वोटिंग पैटर्न है, वो एकदम एक खेमे में है, और जो जाट्स हैं एक खेमे में। क्या इस तरह का कोई डिवीजन है या कास्ट बेसिस पे कैसे देख रहे हैं आप? इसको अगर आप देखिए तो हरियाणा में या हर स्टेट में एक सोशल एंटी इनकम्बेंसी होती है। सत्ता में कोई भी हो, लेकिन समाज में होता है।
वो हरियाणा में एंटी जाट कंसोलिडेशन है। अब दिख ये रहा था, शुरू में हम लोग मान के चल रहे थे कि करणदीप कंबोज साहब ओबीसी मोर्चा वाले वो छोड़ के चले गए हैं, बीजेपी में कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास शर्मा को नहीं दिया गया तो ब्राह्मण नाराज है, जनरल वीके सिंह बहुत एक्टिव नहीं है तो राजपूत नाराज है। तो हम लोग रेशनली ये मान रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी जो है उसकी इंटरनल स्ट्रेटजी और 10 साल की पॉलिटिकल एंटी इनकम्बेंसी। हुआ ये है कि जो अभी नतीजे आ रहे हैं, और अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अभी कुछ देर पहले तक हम लोग देखते थे 1000 से नीचे बीजेपी की लीड 7 सीटों पे थी, अभी 2000 से नीचे 700, बीजेपी का मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा, अब उसके लिए बहुत कुछ बड़ा फैक्टर चाहिए। तो ये सीधा दिखाता है कि जहां INLD 5 से 6% वोट पा रहा है तो वो जाटों का वोट डिवाइड हो रहा है। हम लोग जाट कंसोलिडेशन की बात करके जेजेपी पे ध्यान दे रहे थे, INLD पे कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो जेजेपी का जो डिक्लाइन हुआ है वो INLD को गया है, कांग्रेस को नहीं गया है। दूसरा देखिए कि 1.5 से 2% वोट जो है बीएसपी को आ रहा है, तो जो कोर जो जाटव रविदास वोट है उसमें भी डेंट हो रहा है। बाकी जो गैर जाटव दलित कम्युनिटी है वो तो बीजेपी के साथ पहले से है, चूंकि इंटरनल वहां पे डिवीजन है। और जो ओबीसीज का हम मान के चल रहे थे कि वो इस बार निराश हैं या ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, खत्री वोटर्स हैं, बनिया हैं, इस बार खुल के नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा वो जाट फैक्टर को इतना ज्यादा ओवर, आप पहलवान, किसान या जवान की बात करें, हर कोई हरियाणा में जानता था कि ये जो आप ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी आगे कर रहे हैं, पेशेवर पहचान, उसके पीछे कास्ट आइडेंटिटी क्या है कि बहुत आसानी से। तो हमें लगता है लास्ट मोमेंट में जो एक पहलवानों का चेहरा बन के उभरी थी कि उनके खिलाफ अन्याय हुआ, वो खुद ही पीछे चल रही हैं। कभी आगे कभी पीछे, मतलब उनकी जीत बिल्कुल की कोई गारंटी 2000 नहीं वोट है। के करीब से वो अभी पीछे चल रही हैं, 6-7 राउंड का हो चुका है। लेकिन कहने का मतलब है, देखिए विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल इनकम्बेंसी अगेंस्ट बीजेपी वर्सेज सोशल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट जाट कम्युनिटी, ये खुल के दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि हरियाणा में सोशल एंटी इनकम्बेंसी जो तो ये है, एक नई इंटरेस्टिंग बात है, सोशल एंटी इनकम्बेंसी। नीरजा जी, ये सोशल एंटी इनकम्बेंसी आपको लग रहा है कि बहुत क्लियरली यहाँ पर है, दिख रहा है पूरा? ये हमेशा हरियाणा में रहा हरियाणा में है। होता है। जब जैसे कि अगर ऑपोजिशन, एग्जाम्पल है, ऑपोजिशन होता है शैलजा को, कुमारी शैलजा को चीफ मिनिस्टर बनाने का, तो वो ऑपोजिशन सिर्फ उसकी पार्टी के अंदर से नहीं आएगा जाट से, वो ऑपोजिशन और जाटों से भी आ रहा है, क्योंकि वो दलित है, महिला है। तो ये जो फैक्टर्स है ना, सोशल फैक्टर्स जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटेंजिबली ये भी प्ले आउट करते हैं। जी आपको बीच में रोकूंगा, माफ कीजिएगा। देखिए शहरी सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिली है और कांग्रेस को नुकसान हुआ है। 30 में से 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और सफलता की दर 70% है, जबकि कांग्रेस को 31 में से 7 सीटों पर ही बढ़त मिलती दिख रही है। यहाँ पर 23% सफलता दर है और INLD ने यहाँ पर उसको कोई भी सीट, शहरी सीट हाथ नहीं लगी है। तो हरियाणा में जो शहरी सीटें सबसे ज़्यादा हैं उन राज्यों में से एक है जहाँ शहरी सीटों का दबदबा होता है, गुजरात की तरह। तो ये एक शहरी फैक्टर जो है वो, अदिति जी आपको लग रहा है कि एक बीजेपी के लिए बड़ा फायदे का सौदा रहा है यहाँ पर? 70% है उनकी। देखिए पिछली बार भी शहरी सीटों में दबदबा था, लेकिन पिछली बार केवल 40 सीटें आई थी भाजपा की। तो हमें ये सब पर्सपेक्टिव में रखना इस चाहिए। बार काफी अच्छा रहा है। और ग्रामीण सीटों को भी देख लें कि बीजेपी को और कांग्रेस दोनों की बराबर है यहाँ पे सफलता दर, 47%, 47%। तो ग्रामीण सीटों पर जो बढ़त और सफलता दर है उसमें बीजेपी और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल बराबर दिख रही है। लेकिन शहरी सीटों में जो फायदा यहाँ पर दिख रहा है अक्षत, उसको हमेशा जो अर्बन वोटर्स होते हैं वो बीजेपी के तरफ रहे हैं और इस बार वो अर्बन वोटर्स ने बड़ी उनको सफलता दिलाई है और शायद वो एक फैक्टर रहा है। क्लियरली दिख रहा है। बट पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा। हाँ। जितने भी पोल्स देख रहे थे, जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो हम लोग पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे थे कि बीजेपी बहुत ज़्यादा पिछड़ने वाली है यहाँ पर। अभी जो हम स्ट्राइक रेट देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों ही पार्टीज़ का, पर ऐसी बात आज दिख रही है, पहले नहीं थी, पहले लग रहा था। तो ये भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 10 साल के बाद भी जो गांव की जनता है उनमें अभी भी इतना कोई एंगर नहीं सरकार के अगेंस्ट, और बीजेपी अपना वोट शेयर कहीं ना कहीं मेंटेन कर पा रही है। तो ये एक बड़ी बात है। शहर में तो बीजेपी अच्छा करती आई है, करी भी है, ठीक है वो, बट मैं तो थोड़ा सा ये वाले फैक्ट को मतलब देख के सरप्राइज हूँ कि गाँव में भी बीजेपी अभी भी 10 साल बाद भी अच्छा कर रही है। जी। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से सीटें आई हैं, क्या उम्मीद थी आप लोगों को और क्या लग रहा है अभी? गुरु प्रकाश जी। हम लोग आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी को
हम लोग आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश और जनाशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए चुनाव कोई भी हो, चुनाव पंचायत का हो, चुनाव पार्लियामेंट का हो, चुनाव विधानसभा का हो, हम उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही श्रद्धा के साथ और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ हर चुनाव को लड़ते हैं। लेकिन देखिए किस प्रकार से सुबह से शाम जो नेगेटिव एजेंडा चलाया जा रहा था, वो चाहे रेसलर वाला विषय हो, किसानों वाला विषय हो, जाट समाज का विषय हो, सुबह से शाम एक नेगेटिव एजेंडा कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं, मुझे लगता है नीरजा जी यहाँ बैठी हैं, अदिति जी बैठी हैं, वो बेहतर बता पाएंगी कि पॉजिटिव वोट का जो एक फिनोमिना होता है भारत की राजनीति में, ये पॉजिटिव वोट है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 साल बाद तीसरी बार हरियाणा में सिंगल ये पार्टी जो तीसरी बार सत्ता में है, ऐसा शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन नैरेटिव का लाभ पहुंचता दिख रहा है। दूसरा, आप लोगों ने भी अभी चर्चा की ये कुमारी शैलजा जी का जो फैक्टर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो दलित फैक्टर था, आप देखिए आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन था, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन था, पूरे समय कांग्रेस में कुमारी शैलजा जी को एक नैरेटिव चलता रहा। और राहुल गांधी जी कल उन्होंने बिल्कुल दलित समाज को ऐसा अम्यूजमेंट पार्क बना दिया है। बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती कि आज भी लोगों को यह बताना पड़ता है कि हम दलित समाज के साथ बैठकर के खाना खा रहे हैं और एहसान कर रहे हैं। यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग को रीइमेजिन करने का प्रयास किया था, एक बहुत ही फेल्ड मॉडल है। एक बहुत ही फेल्ड मॉडल के तहत कांग्रेस पार्टी आज भी जो संकेतों की राजनीति कर रही है, वो सत्ता में शासन नहीं देगी, सत्ता में भागीदारी नहीं देगी, लेकिन सहभोज और सहस्नान की जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति है, उससे बहुत पीड़ा हुई है, उससे बहुत दुख हुआ है। हरियाणा में सभी वर्गों ने, सभी समाज के वर्गों ने, सभी समुदायों ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे पुनः भरोसा जताया है। क्योंकि लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रही थी। रिजेक्ट कहाँ किया है अभी? उनकी सीटें भी 35 सीटें से ऊपर हैं, तो उनको और उम्मीद भी है कि बढ़ेगा। आपने देखा, तस्वीर हमने देखी कुछ देर पहले के नेता जो हैं वो बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी बैठे हुए हैं, तो उम्मीद उनकी बची हुई है और वो कह रहे हैं कि 60 सीटें तो पहुंचेंगी। तो अभी कहना थोड़ा जल्दी नहीं होगा कि कांग्रेस सीटों को कांग्रेस को नकार दिया है बिल्कुल। देखिए चुनाव आयोग की वेबसाइट आप भी खोल के बैठी होंगी, मैं भी खोल के बैठा हूं। कोई भी चैनल पे जो चल रहा है उससे ज़्यादा जेन्युइन होता है जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे चल रहा है। और 15 सीटों का अंतर तो स्पष्ट दिख रहा है और 15 सीटों में भी 10,000 प्लस वोट का मार्जिन जो है वो स्पष्ट दिख रहा है। अजय उपाध्याय जी, ये 15 सीटों का फासला आप लोग पार पाएंगे? स्थान नहीं है। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए कांग्रेस से। ये 15 सीटें बहुत भारी पड़ेंगी। पहली बात है कि ये 10,000 का फासला नहीं है, 1,000 के बीच का लगभग गैप है ज्यादातर सीटों पर। और मुझे लगता है ये अभी चौथे और पांचवें राउंड का यदि इलेक्शन का ये कहीं ना कहीं चल रहा है काउंटिंग, 17-18 राउंड का चलना है जहां, तो अभी बहुत ही अर्ली है, बहुत शुरुआती दौर पे है। दूसरी बात, आज भी परसेंटेज की बात यदि करें, वोट परसेंटेज का, तो कांग्रेस को ज्यादा वोट आया है। इसका मतलब भाजपा से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को अभी के आपके ट्रेंड के हिसाब से समर्थन किया है और भाजपा के सरकार को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है। फिर भी यदि भाजपा के साथी कह रहे हैं कि उनकी जीत हुई है, तो ऐसी जीत तो सबको मुबारक होनी चाहिए। नकारात्मकता की राजनीति कौन करता है पूरा देश जानता है। बंटवारे की राजनीति और किस तरह से किसान पहलवान बेटी को जिस तरह से लाठी और डंडे से सत्कार किया जाता है, हरियाणा के लोगों ने इसको देखा है। कांग्रेस पर आरोप है कि आप लोगों ने नेगेटिव कैंपेन किया है। अजय उपाध्याय जी, आप लोगों ने नेगेटिव कैंपेन किया है, किसान जवान पहलवान। नगमा जी क्या ये हुआ नहीं? ये कोई नेगेटिव कैंपेन नहीं है, ये सच्चाई और है कि हरियाणा के बेटियों के साथ क्या सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने क्या वहां के नौजवानों के साथ हो रहा है, किस तरह से वो निराश पड़े हुए हैं, बेरोजगारी की दर क्या है, पहलवान के साथ क्या हुआ, किसानों पर किस तरह लाठी डंडे चले। पर हमने क्या कहा है? हमने कहा एक अच्छे सुनहरे भविष्य को बनाएंगे, हरियाणा को फिर से हरियाणा प्रदेश नंबर 1 हर चीजों में आपके लिए झटका नहीं इसी है तरह कि दूसरा एक चुनाव में ही 10 सेकेंड अजय उपाध्याय जी, क्या आपके लिए झटका नहीं है, कांग्रेस के लिए झटका नहीं है कि एक ही चुनाव के बाद लोकसभा में आपको दलितों ने जबरदस्त वोटिंग की और ठीक 6 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं और उसमें दलित आपसे छिटक रहा है? मुझे नहीं लगता कि दलित समाज का वोट हमको नहीं मिला है। हम सर्व समाज की बात करते थे, 36 बिरादरी की, और सभी लोगों ने सहयोग किया है, तब हम जो है वोटिंग परसेंट हमारा ज्यादा है और सीट में भी हम ज्यादा आएंगे और सरकार बनाएंगे। इसी तरह जम्मू कश्मीर का भी आप टैली दिखा रहे हैं, वहां कौन सा सकारात्मक राजनीति किया भाजपा ने? क्यों वो हार गई? क्यों इतनी बुरे हालत में है? इस पर कोई प्रश्न और कोई जवाब भाजपा के प्रवक्ता नहीं दे पाएंगे। हाँ बताइए गुरु प्रकाश जी, बताइए जरा कश्मीर में क्यों हार गए आप? उत्तर
जम्मू कश्मीर के साथ हमारी क्या स्थिति है पूरा देश देख है, रहा है। अभी मौके पे ही पूछ सभी रहे जगह थे। कांग्रेस के साथ लोग हैं। विकास जी, कश्मीर में क्यों हार गए नहीं, गुरु प्रकाश जी? विकास जी देखिए ये नहीं, देखिए अपने दर्शकों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो वोट शेयर का जो आर्गुमेंट है बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है। अगर आप 2004 का लोकसभा चुनाव, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2004 के लोकसभा चुनाव में किसका वोट प्रतिशत ज़्यादा था? 45% और 38%, 7% का वोट अंतर था। तो मुझे लगता है ये आर्गुमेंट देना अपने दिल को बहलाने के लिए अच्छा है, ये आर्गुमेंट जनता को देने के लिए ठीक नहीं होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये एक स्थापित है, ये एस्टैब्लिश सिस्टम है। जिसको ज़्यादा सीट आएगा वो सरकार उसकी बनेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर का विषय है, देखिए शुद्ध रूप से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कैसा कर रही है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बेहतर कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे अगर आप सत्ता में आना चाहते हो तो आपको मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी की तो पुरानी रणनीति है। बिहार में आप राष्ट्रीय जनता दल के सहारे आए, बिहार में गायब हो गए। उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के सहारे आए, उत्तर प्रदेश में आप गायब हो गए। तो आपकी रणनीति है ना, आप दूसरों के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं और उसमें अपना सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो आप कहिए। भारतीय जनता पार्टी आज भी आप देखिए एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जम्मू के क्षेत्र में कौन अच्छा कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में इतने भारी वोटिंग परसेंटेज के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद पर्याप्त मिलता दिख रहा है अभी तक के राउंड में, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है, थोड़ा और समय है। अभी वहां पे हम देखेंगे कि नतीजे क्या आते हैं। अभी कुछ भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहना पूर्व अनुमान होगा और स्पेकुलेशन होगा।